हाइपरथायराइड को डिस्कस करेंगे। हाइपरथायराइड मतलब ओवर एक्टिव थायराइड। इसमें थायराइड हार्मोन ज़्यादा बनता है, और इसमें जो थायराइड के हार्मोन है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, खासकर T3, T4। और TSH कम इसमें जो है वो रह सकता है। नॉर्मल भी रह सकता है या कम भी रह सकता है, लेकिन T3 T4 ज़्यादा देखने को मिलेंगे इसमें। मेटाबॉलिज्म जो रेट है वो बढ़ जाता है। हाइपोथायराइड में मेटाबॉलिज्म का जो रेट है वो कम हो जाता है, इसलिए वहाँ पे ठंड ज़्यादा लगती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का रेट कम होगा, यानी कि कम एनर्जी रिलीज होगी। कम एनर्जी रिलीज होगी तो ठंड ज़्यादा लगेगी। वहीं जो हाइपर थायराइडिज्म है, इसमें मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ जाता है, यानी कि एनर्जी का रिलीज ज़्यादा होता है। इसलिए ऐसे लोगों को गर्मी लगती है। ये आपको ठंड में भी कम कपड़ों में ऐसे लोग मिल जाएंगे। ऐसे लोग का वेट लॉस हो सकता है। कोरिया कांपने की प्रॉब्लम भी रह सकती है। हार्ट बीट में भी समस्या रहती है। हालांकि ऑटोमेटिकली हम देखें तो ऐसे लोगों का वजन तेजी से गिरता है, यानी कि ये दुबले पतले रहते हैं। बिना कोई ऐसा काम किए जिससे वजन कम हो, इनका वजन लगातार कम होता चला जाता है। हार्ट बीट ज़्यादा होगी, ट्रैकीकार्डिया लोगों को देखा जाता है, इनको घबराहट बेचैनी ये ज़्यादा रहती है। ऐसे लोगों में कांपने की, कोरिया की प्रॉब्लम भी रहती है, खासकर हाथों और का कांपना ज़्यादा रहता है। पसीना ज़्यादा आता है ऐसे लोगों को। फीमेल के हार्मोन का डिस्टरबेंस रहता है, और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम रहती है। गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है ऐसे लोगों को, थकान इनमें भी रहती है। थायराइड ग्लैंड हार्ड हो जाती है, बढ़ भी जाती है, कई बार सूजन भी आ जाती है। मसल्स की वीकनेस इसमें भी रहती है। इन लोगों को नींद कम आती है। टेम्परेचर ज़्यादा रहने की वजह से बेचैनी और नींद कम इन लोगों को आएगी। स्किन की लेयर इनकी पतली हो जाती है, जिससे सूरज धूप में जाने से वही गर्मी से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। हाइपोथायराइड में बाल जल से जड़ से गिरते हैं, झड़ते हैं, लेकिन इन लोगों के बाल जो हैं वो बहुत पतले हो जाते हैं, बीच में से टूटते हैं। इस टाइप की समस्या ज़्यादातर हाइपरथायराइडिज्म में देखने को मिलती है। मेटाबॉलिज्म इसमें भी गड़बड़ है। लाइफ स्टाइल डिजीज इसके भी पीछे बड़ा कारण रहता है, लेकिन ये हेरिडिटरी भी हो सकती है। हेरिडिटरी वो भी हो सकती है जी, हाइपोथायराइडिज्म भी, दोनों डिजीज। एवन गोइटर भी फैमिली में रन होते हुए देखा गया है। तो थायरेक्सिन और ट्राइआडोथायरोनिन मतलब T3, इनके ज़्यादा बढ़ने से सारी प्रॉब्लम रहती है। मोस्टली फैट और कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होने से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। प्रोटीन भी, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये जब मैंने न्यूट्रिएंट्स पढ़ा है तब भी आपको बताया था। हमारे खाने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है तीनों। ये प्रॉब्लम है। दूसरा जो ग्रेव्स डिजीज है, वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, उसकी वजह से ये हो सकता है। मैंने बताया था उसका कारण बन सकता है ये। थायराइड नोड्यूल अगर हो जाए किसी को, उससे भी हाइपर थायराइड हो सकती है। थायराइड में इन्फ्लामेशन हो जाए किसी को, थायराइडाइटिस हो जाए, तो उसको भी हाइपर थायराइड हो सकती है। वहीं अगर हसीमोटो डिजीज है, तो वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हाइपोथायराइड हो सकती है। ये मैंने अभी बताया था आपको। रिस्क फैक्टर में वही है, किसी को ऑटोइम्यून थायराइड डिजीज है, ग्रेव डिजीज है, उसको हो सकता है। हेरिडिटरी प्रॉब्लम हो सकती है।
दोनों ही तरीके की थायराइड का खतरा बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में एक फीमेल को। लगातार एनीमिया, बहुत दिन तक लगातार एनीमिया रहने से भी हाइपरथायराइड होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन में हार्ट की प्रॉब्लम दोनों ही थायराइड में रहती है। मस्कुलर प्रॉब्लम, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं खासकर हाइपरथायराइड में। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों बोन में गड़बड़ होती है। इंटरनल बोन मतलब बोन्स, हड्डियां। एक्सटर्नल बोन मतलब नेल्स, बीच में से अपने आप टूटने लगते हैं, बहुत कमजोर हो जाते हैं। और हेयर भी वैसे ही हो जाते हैं। ओस्टियोपोरोसिस होने के चांस बहुत रहते हैं, जिसमें हड्डी वीक हो जाती है। ओस्टियोपोरोसिस मैंने पढ़ा दिया आपको। ज्यादा थायराइड हार्मोन सिक्रिएट होने से ये समझो कि बोन तक कैल्शियम और फोस्फेट जो बड़ा पार्ट होते हैं बोन्स का, वो सब वहां तक उनका बनना कम हो जाता है, उनका हड्डियों तक पहुंचना, एक तरीके से ओस्टियोब्लास्ट का जो प्रोसेस है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म के मुकाबले हाइपरथायराइडिज्म के लोगों को आंखों की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। इनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, बाहर जो है निकली हुई हो जाती हैं, बाहर निकली हुई दिखती हैं। रेडनेस, डबल विजन, सेंसेशन ऑफ सैंड, किरकिराहटपन आंखों में, ये सारी समस्या जो है वो इनको देखने को मिलती है। इसके अलावा स्किन पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम, मेलाज्मा, डिस्कलरेशन, ये सब रहता है। लगातार इन लोगों को बुखार काफी ज्यादा होता है, वोमिटिंग सेंसेशन, चक्कर आना, ये सब जो है देखने को मिलता है। ये हाइपरथायराइडिज्म की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसके ट्रीटमेंट में हम देखें तो डिजीज तो वही है, रेमेडी भी वही है जो अभी हमने देखी है। लगभग वैसी ही उसी तरीके से हमें रेमेडी का यूज़ करना है, लेकिन इसमें C1 के बजाय C2 ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इसमें देखिए आप, एक क्रॉस फॉर्मूले के तरीके से मैंने इसमें बनाया है फॉर्मूला जो बहुत अच्छा काम करता है। एक फॉर्मूले में मैंने S2 लिया है, S2 के साथ C3 को लिया है, L1 को लिया है। या इसको मैं उसी तरीके से देखूं, S2, L1, A3, C3 और WE। D6 में लेना है। S3 लिया है, S3 के साथ C2 लिया है। यहाँ हम डायरेक्ट थायराइड ग्लैंड पे काम कर रहे हैं। और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी ली है हमने, इसको भी D6 में लिया है। इसके अलावा C4 और L1 भी आपको यूज करना पड़ेगा 200 में। ये भी बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है। कई बार मैं हाइपरथायराइड वाले पेशेंट को, अगर वो उसको कोई और समस्या है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और उसको हाइपरथायराइडिज्म भी है, वैसे ज़्यादातर हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलता है, लेकिन अगर ये भी है तो मैं उसको केवल C4L1 के ग्लोब्यूल्स बना के दे देता हूँ पेशेंट को, दिन में 2 बार लेने के लिए कुछ दिन तक, फिर दिन में 1 बार देने के लिए। इससे भी काफ़ी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, क्योंकि C4 भी कैल्शियम के रेगुलेशन के लिए और T3 T4 के लिए भी अच्छी रेमेडी है। जब हम पढ़ते हैं रेमेडी में, बेसिक्स रेमेडी के जब क्लियर होते हैं तो हमें सारी चीज़ें वहाँ पे समझ में आती हैं। S2L1 A3 के माध्यम से
C3 बहुत अच्छी थायराइड की रेमेडी है, C2 भी है, S3 भी है। एक्चुअली आप समझिए कि अगर कंडीशन बहुत पुरानी नहीं है तो हम S2 C2 का यूज़ करते हैं थायराइड के लिए, लेकिन अगर पुरानी है, हाइपरथायराइडिज्म में अगर पुरानी है तो S3 C3 का यूज़ करते हैं। अब ये क्रॉस फॉर्मूला मैंने इसलिए बोला था कि अक्यूट हो या क्रोनिक हो, नई बीमारी है या पुरानी समस्या है, दोनों में ये काम करेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी नहीं है, बहुत पुरानी डिटेक्ट नहीं हुई है, तो आप उसको पेशेंट को D6 ही दीजिए, लेकिन नीचे को नहीं आना है, ऊपर ही जाना है। D6 से D8, D8 से D10। D10 पे आप देखेंगे कि लगभग नॉर्मल स्थिति आ जाएगी, फिर D10 ही उसको लगातार हम चलाते रहेंगे। अपनी मेडिसिन भी धीरे धीरे हमें कम करनी है, लेकिन 6 मंथ से ऊपर ही लगता है इन दोनों डिजीज में कंप्लीट करने में। लेकिन अगर किसी को समस्या पुरानी है, बहुत पुराने टाइम से डिटेक्टेड है, बहुत पुराने टाइम से उसको डायग्नोस हो गई, तो हम उसको D10 से शुरू करेंगे, D10, फिर D8 और फिर D6 पे हम उसको बंद करेंगे, यानी कि जो बड़ा लेवल था। क्योंकि क्रोनिक है तो वो केवल थायराइड में नहीं रही है, उसको और भी सारी समस्या दूसरे ऑर्गन को भी इफेक्ट करने लगी है। तो पहले जब D10 से शुरू करेंगे तो वो उनको श्रिंक करेगी, वो पूरी जो प्रॉब्लम है एरिया को, पूरे एक्शन को श्रिंक करेगी, जो एक्शन हाइपरथायराइडिज्म की वजह से हो रहा है। फिर D6 पे आके हम उसको रोक देते हैं, D5 नहीं जाएंगे, D6 ही रहेंगे, डाइल्यूटेड रेमेडी देंगे। D6 में हमें दवाई कैसे बंद करनी है वो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। किसी भी डाइल्यूशन पे जाके जब आप दवाई बंद करते हैं, तो पहले जो उसकी डोज चल रही है उसी डोज को 3 टाइम हम दे रहे थे, फिर उसको 2 टाइम करते हैं। फिर उसकी डोज आधी कर सकते हैं, 5 ड्रॉप पे आ सकते हैं, 10 बूंदों की जगह 10 ड्रॉप्स की जगह। फिर 2 टाइम्स की जगह सिंगल टाइम करते हैं। किसी को बहुत पुरानी समस्या है तो उसको सिंगल टाइम पे भी बंद नहीं करते हैं, फिर हम उसको एक दिन छोड़ के लेने के लिए बंद करते हैं, उसको SOS दे के छोड़ देते हैं। SOS मतलब ये आप मेडिसिन रखिए, आपको समस्या जब हो तब आप उस दिन आप इसको ले लीजिए, बाकी बंद रखिए। जैसे भी माइग्रेन हेडेक के केस में मेरे पास स्टार्टिंग में कुछ पेशेंट आए थे, बहुत दूर दूर से लोग जो हैं वो लगातार आने लगे हैं, जब से ये फॉर्मूले ये जो लगभग 1.5 साल 2 साल पहले मैंने बनाया था, वही सेम जो आपको बता रहा हूँ, वही सेम फॉर्मूला है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला तो वही रहता है। वही फॉर्मूले के साथ में मैं अपना पेटेंट दे देता हूँ, एक हेडेक वाला जो D3 का पेटेंट है, बस यही 2 दवाइयाँ चलती हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन में हेड कॉम्प्रेस वही जो आपको बताया, और WE का जो है वो स्मेल में दे देता हूँ, WE को RS में बना के D4 में स्मेल, लगातार 1 महीने के लिए। बस यही चलता है, इसको धीरे धीरे बहुत सारे पेशेंट का बंद हो जाता है दवाइयाँ हमेशा के लिए। अभी आज ही एक लेडी मेरे पास आई दोबारा, वो दोबारा मेडिसिन लेने के लिए। उससे पहले वो आई थी, उसने बताया मुझे नी पेन है, ये है वो है। मेन फोकस उसका नी पेन और काफ मसल पेन था, जो उसकी वजह से था। हालांकि मुझे B12 क्या पूरे बी कॉम्प्लेक्स की कमी लगी उसमें लेडी में। मैंने उसको एक सप्लीमेंट भी बताया, हर्बल भी और टैबलेट वाला भी, जो उसकी मर्जी उसने लिया होगा। अभी वो आई थी दोबारा, और लेकिन उसने मुझे बताया कि बोले कि डॉक्टर साहब मुझे माइग्रेन भी है। लेकिन माइग्रेन को तो छोड़िए आप, वो तो 20 साल से है, वो तो पता नहीं ठीक होगा नहीं। लेकिन मैंने उसको बताया कि ये सबसे पहले यही ठीक होगा, और केवल उसको एक ड्रॉप हेडेक वाली बना के दे दी मैंने। अब 12-15 दिन बाद वो आई तो उसने बोला कि मैंने 15 दिन से पेन किलर नहीं ली है, और पिछले 10-12 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है। आप देखिए, हेड कॉम्प्रेस दिया था, WE का स्मेल दिया था, और फॉर्मूला दिया था। बाकी एक बोतल में मैंने उसको जो उसकी अर्थराइटिस की एक्चुअली प्रॉब्लम है उसके लिए मेडिसिन चल रही थी, वो दे दी मैंने। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, पाइल्स में भी ऐसे ही है, फैटी लीवर में भी ऐसे ही है। 15 दिन में, 20-20 दिन में, एक एक महीने में लोग ठीक होते हैं आराम से। माउथ अल्सर का मैंने भी आपको बताया ही था।
तो ऐसी खासकर पेन मैनेजमेंट में तो आप मास्टरी कर सकते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के साथ में। लोग आपके पास आएंगे जो हर्बल रेमेडी लेना चाहते हैं। आयुर्वेद की दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। जो अच्छी आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं जो काम करती हैं वो बहुत महंगी हैं। होम्योपैथी से लोगों का सिलेक्शन उतना अच्छा नहीं हो पाता, तो महीनों महीनों लग जाता है आराम होने में। मतलब रेमेडी का सिलेक्शन होने में किसी की पहली बार में सिलेक्ट हो गई तो ठीक है, अदरवाइज महीनों महीनों लग जाता है। हमारी रेमेडी फर्स्ट डे सेकंड डे ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड डे पेशेंट को रिलीफ लग जाता है। ऐसे ही बहुत पेशेंट हैं, बहुत आते हैं। मिक्लेडी नी पेन का ट्रीटमेंट कर रहा था मैं, 60+ एज है। और वो भी बहुत सारे सप्लीमेंट गोली वोली खा के थक चुकी थी, उसको ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। लगातार 6 महीने दवाई खाई है उसने। अब केवल एसओएस के लिए मैंने उसको दे के छोड़ दिया है। एक बोतल 30 ml की बना के, प्रॉब्लम हो तो ले लो। क्योंकि 100% रिकवरी तो नहीं होगी, लेकिन अब उसको उतना दर्द नहीं है, वो चल फिर लेती है, अपनी डेली एक्टिविटी कर लेती है जो बिल्कुल बेड पे थी। तो बस काफ़ी है उसके लिए, उसको नी रिप्लेसमेंट कराना नहीं पड़ेगा। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी मतलब 90% फेलियर। जितने भी केस आपने अपने साउंड में देखे होंगे ज़्यादातर ऐसे ही रहता है। खासकर 60-65 या उससे अबव की एज में मुश्किल रहता है वो। तो ये चीज़ें हैं। पेन ऑयल है अपना वैसे ही, पेन कॉम्प्रेस है अपना वैसे ही, मिनटों में आराम देने वाला। और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसमें भी, बेसिक वाले में भी। और अभी चलेगा ये भी तो, इसमें भी। और ऐसे ही 20-25-30 डिजीज और आपके सामने आएंगी। अभी एक दिन में पूरा कैंसर का पूरा डे रखूंगा आप लोग के सामने, दोनों क्लास, जिसमें आपको उस तरीके से ट्रीट करना बता दूंगा कि भाई कोई भी आए किसी भी स्टेज में आए आपको कैसे देना है, क्या दे सकते हैं हम। अपने पास वही 38 रेमेडी है, और तो कुछ जादू है नहीं। उन्हीं में से आपको देना है, और वही आपके पास डाइल्यूशन है। अब थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज को अगर हम सरवाइव कर ले जाएं कुछ दिन, उसको 6 महीने के बजाय हम 1 साल 2 साल तक सरवाइव कर ले जाएं, तो वो भी ह्यूमैनिटी के लिए एक सर्विस ही है। किसी का रिड्यूस कर दें, किसी का नेगेटिव भी हो जाए, वो बड़ी बातें हैं। किसी का थर्ड स्टेज से सेकंड स्टेज में आ जाए, उसका सर्वाइवल कई साल बढ़ जाता है। अगर वो ठीक होने वाला भी नहीं है, कोई थर्ड से सेकंड ग्रेड में आ जाए या मेटास्टेसिस होने से रोक दें, तो भी सर्वाइवल रेट जो है वो बढ़ जाता है। फिर चलिए, अब मैं गोइटर के लिए आपको बताता हूँ, जिसमें इन्फ्लामेशन भी रहता है थायराइड ग्लैंड में, और एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। ओवरऑल एनलार्जमेंट रहता है। इरेगुलर टाइप की ग्रोथ थायराइड ग्लैंड में देखने को मिलती है। बटरफ्लाई से बड़ी होके बॉल टाइप में एनलार्ज हो जाती है। इरेगुलर ये सेल्स की जो ग्रोथ है, एक नोड्यूल या लंप टाइप जो है बन जाता है। थायराइड हार्मोन इंक्रीज या डिक्रीज दोनों कुछ भी हो सकता है। लैक ऑफ आयोडीन ही, अनबैलेंस्ड डाइट ही इसका सबसे बड़ा कारण रहता है। कुछ केस में ये हेरिडिटरी देखने को मिल सकता है। सिम्टम वही है ज़्यादातर, अंडर एक्टिव थायराइड या ओवर एक्टिव थायराइड, दोनों कंडीशन में गोइटर देखने को मिल सकता है। मतलब हाइपो या हाइपरथायराइड दोनों में सिम्टम वही रहेंगे। स्टार्टिंग में हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइडिज्म है, दोनों केस में ही रह सकता है। स्पीच डिफिकल्टी भी रह सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं, यानी कि हाइपर हाइपोथायराइड को दोनों को मिला के स्थिति खराब होने पे ही गोइटर की सिचुएशन आती है। अब किसी को गोइटर है, घेंगा रोग हो गया है, तो अब हम उसको क्या दें? अब हम यहाँ क्या चेंजेस करेंगे? अब यही हमें क्रॉस फॉर्मूले के जैसा ही चलना है।
S2 C3 Ven 1 G, D6 या D10, जैसे भी शुरू करेंगे आप। पुरानी समस्या तो D10 से शुरू करेंगे। S3 C2 A2 F1 और B, D6 या D10, वही है अकॉर्डिंग टू डिजीज के क्या रहने वाला है। इसके अलावा इसमें S5 और वाई भी अच्छा रोल प्ले करती है। इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करती है। हम देखते हैं A3 के साथ वर्वन वाई भी दिया जा सकता है। A3 के S5 A3, S5L1 A3 वर्वन वाई जब हम देंगे तो जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको भी तेजी से बाहर निकालने का काम कर सकते हो। आप दे सकते हैं या लीवर प्रोटोकॉल भी दे सकते हैं D5 में, जो मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। लेकिन C4 RE आप अप्लाई करेंगे D4 में अप्लाई। फिर हम हाइयर में क्या चलाएंगे, हाइयर में चलाने की जरूरत इसमें रहती है। S3 C4 Ven 1 दे सकते हैं साथ में। इसको आप 200 में चलाइए, पहले सुबह शाम, फिर एक एक टाइम, पहले BD फिर OD, लगातार ऐसे 1 महीने तक चला के फिर वीकली कर दीजिए 200 को ही। आप चाहें तो अगर 1000 में देना है तो आप फिर मिक्स करके नहीं देंगे, फिर अलग अलग देंगे एक ही दिन में, सिंगल डोज देनी होगी। जैसे S3 को सुबह दे दिया, C4 को दोपहर को दे दिया, Ven 1 को शाम को दे दिया 1000 में। फिर 1 वीक बाद 200 शुरू कर सकते हैं। 200, 1000, 10,000, ये सबको यूज करने का तरीका आता है, तो वो बहुत इजी चीज है। इनसे डिजीज को कंट्रोल करने में, कवर करने में बहुत आसानी रहती है हमें। बेसिक क्लास में कुछ और चीज़ें मैं ऐड करूंगा इस बार, देखता हूँ। और जो कुछ कॉम्बिनेशन भी हैं, बाकी पूरी इंफॉर्मेशन। इस ग्रुप में से एक दो लोग पूछ रहे थे जो नए हैं, सीधा एडवांस में आ गए, उनको बेसिक की रिक्वायरमेंट है, तो वो पूरा वीडियो बना के मैं यूट्यूब पे ऐड करूंगा, आप लोग देख लेना पूरा। उसका जो ब्लूप्रिंट है वो मैं तैयार कर रहा हूँ। हालांकि 1 तारीख थी मुझे आज वीडियो रिलीज करना था, लेकिन शायद मैं कल रिलीज करूँगा। एग्जैक्ट डेट क्या रहेगी, क्योंकि आपके भी कम से कम 30 डिजीज के आसपास और डिस्कस मुझे करना है, जो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद भी चलता रहेगा, चीज़ें ऐसा नहीं है। ग्रुप भी ऑन रहता है, और बीच में भी जो वीडियो जो लगता है मुझे कि वो पार्ट हो जाना चाहिए था, नहीं हो पाया, तो उसको मैं बीच में भी वीडियो बना के ऐड करके ग्रुप में डाल देता हूँ। खैर, पैरालिसिस है उसको भी डिस्कस करना है एक दिन। पैरालिसिस हो गया, कैंसर, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनमें आगे बढ़ेंगे। माइग्रेन, हेडेक, ये सब धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि इस वीक में, अगले वीक में आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। वैसे तो सब डेली प्रैक्टिस वाली चीज़ें मैं ले रहा हूँ, खासकर जो, क्योंकि प्रैक्टिस हमारी बढ़े, जितनी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा फेम होगी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, और वही मोटिव है सबसे बड़ा। दूसरा मेरा मोटिव तो ये भी है कि ज़्यादातर लोग, जो मैं कर भी रहा हूँ, जो डिप्लोमा किए हैं या सर्टिफिकेशन है, या जो क्लास लिए हैं, या जो सर्टिफाइड है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए, तो बहुत सारे लोग उनमें से एलोपैथी या आयुर्वेद या यूनानी या होम्योपैथी, वो सब वापस आए इन्हीं 38 रेमेडी पे ही। आज मेरे पास एक सर बहुत दूर से चल के
वैसे तो दो लोग आए, एक तो मेडिसिन लेने ही आए थे, लेकिन वो जो मेडिसिन लेने आए थे वो ऑलरेडी दो दो तीन तीन साल सभी पैथीज के डॉक्टर के साथ एज ए कंपाउंडर रह चुके हैं। कुछ समझाया मैंने, कुछ मेडिसिन दिए। और एक सर और आए थे हल्द्वानी से मेरे पास, वो 15 साल से एलोपैथी कर रहे हैं। हल्द्वानी या ऐसा ही कोई था, कहीं उत्तराखंड से ही। 10-15 साल से वो केवल एलोपैथी ही कर रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से कुछ वीडियो देखने के बाद अब वो जो है, कुछ कुछ अपने प्रैक्टिस में ही कुछ चीज़ें उन्होंने यूज़ करी हैं। हालांकि D3 मंगाया था उन्होंने मेरे से ही, काफ़ी दिन हो गए। और वो कल जो है आए थे, कल नहीं आज, सॉरी। कुछ और चीज़ें बताई मैंने, कुछ थोड़े बहुत पेटेंट लेके गए, समझाया। और मुझे उम्मीद है कि अगले 6 मंथ में वो बेसिक में भी वो ज्वाइन कर रहे हैं, अगले 6 मंथ में वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे आ जाएंगे कम्प्लीटली। हाँ, डायबिटीज़ पे भी क्लास होगी। अब ये चीज़ें बची हैं क्रोनिक वाली, डायबिटीज़ है, और पैरालिसिस हो गया, कैंसर वाले, माइग्रेन का भी। हेडेक माइग्रेन पता नहीं, मैंने लिया नहीं, नहीं हुआ है तो मैं करा दूंगा उसको। और चलिए खैर, अभी इतना ही रख रहे हैं आज। सर हाइपो में कोई हायर पोटेंसी नहीं लेंगे हम क्या? नहीं, हायर की जरूरत नहीं है उसमें सर। और दूसरा सर, ये जो सेकंड वाला है, जो सेकंड डाइल्यूशन है, ये D8 के इक्वल होता है क्या? है? जो हमने नहीं नहीं हाइपो नहीं, में। ना 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 ना। ओके। मैंने आपको देखो, बेसिक आपने ज्वाइन किया था पिछले वाला, उसमें समझाया था कि जब हम रेशियो चेंज करते हैं तो मेडिसिन, एक्टिव मेडिसिन का पार्ट कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे 147 को D8 से तो मैच नहीं करेगा वो। समझिए, हम सेकंड डाइल्यूशन ही दे रहे हैं, उसका इफेक्ट D5 के जैसा ही आएगा, लेकिन वो डीप में आएगा, थोड़ा और डीप में जाएगी। आप ड्रॉप मेथड वाले ओके से सर। D5 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, D5 भी देंगे तो भी कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि सेकंड 147 से रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ओके सर। हाँ। चलिए फिर कल मिलते हैं। गुड नाइट, कल देखता हूँ मैं पैरालिसिस को ओके लेकर जी। देखता हूँ। गुड नाइट सर, गुड नाइट ऑल। गुड नाइट। गुड नाइट सर।